हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप जीव विज्ञान के पेपर देने जा रहे हो, जीव विज्ञान के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे इस पेपर को आप पास करोगे। कम से कम 70 में मेरे प्यारों बच्चों आप लोगों का 50 या 55 नंबर जरूर से जरूर आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मेरे प्यारों बच्चों, अगर आप बायोलॉजी में आप कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल आपका बायोलॉजी तैयार नहीं है, तो इस पेपर की मदद से मेरे प्यारों बच्चों जो ट्रिक आपको बताऊंगा उस ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों बच्चों आराम से मैं अगर बात हूं तो 50 से 55 नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ आप ला सकते हो। देख सकते हो मेरे पास 2025 का एक पेपर है जीव विज्ञान का, और इस पेपर को मैं खुद ट्रिक की मदद से सॉल्व करने वाला हूं। कौन सा ट्रिक आपको लगाना है कि कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे कि एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे दे। बहुत बेहतरीन तरीका में बताने वाला, इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मेरे प्यार जो आपके पास आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे पास? जो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। अब 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आप लोग कीजिएगा, जैसे पहला पेज आता है सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग डालें यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम चल पाए कि आपने कौन सा प्रश्न किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय ही प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे बना देंगे हेडिंग। ये आपकी मेन हेडिंग हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न का। अब देखिए कौन सा ट्रिक आप लगाओगे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे कर दीजिए आप अंडरलाइन, ताकि दिखने में जो है बेहतरीन लगे, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद एक काम और कीजिएगा कि आप यहाँ कॉर्नर में रोल नंबर अपना जरूर से जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आप लोगों का कोई कॉपी चेंज न कर पाए, ठीक है। आप बेहतरीन नंबर आप ला पाए। बहुविकल्पीय प्रश्न आपने डाल दिया। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क आया है, तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क है तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क, ठीक है। आप देखिए फिर इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, दिखने में आप लोगों का अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा है कि टेपिटम परत का कार्य होता है, तो टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो टेपिटम परत का कार्य होता है मेरे प्यार बच्चों परागकणों का पोषण, ठीक है। तो क का पहला सही है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि क का पहला सही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पहला सही है। अब आप कहोगे सर नहीं मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल आप समझिए, देखिए मैं कौन सा ट्रिक बताता हूँ। तो पहले का मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे क्या सही है? पहला सही है, पहला वाला ऑप्शन। पहले का क का पहला सही है क्या? परागकणों का पोषण। तो यहाँ पे लिखोगे आपकी परागकणों का पोषण, ठीक है। परागकणों का पोषण, यह होगा बिल्कुल राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग ये काम नहीं करेगा कि सर ये तो आपने सही बिल्कुल आंसर बताया। अगर हम लोगों को नहीं मालूम रहे कि परागकणों का पोषण ही होगा तब हम लोग क्या करेंगे उस समय। तो मेरे प्यारों बच्चों देखिए एक बात बताता हूँ आपको। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि चारों में से कौन सा विकल्प सही है। कोई आपको नहीं बता सकता है कि चारों में से यही सही होंगे। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आप काम कीजिएगा कि अपना जो भी दिल करे उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। चारों में से अगर आपके 2 भी सही हो जाएंगे तो आपके काम बन जाएंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो हम लोग किसी तरह पास कर लेंगे। मैंने आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बावजूद भी मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों आपका पहला और सी वाला ऑप्शन सही होता है। पहले और सी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होता है। जैसे इसमें देखिए पहला सही हो गया परागकणों का पोषण। इसी तरह अगर हम दूसरा बात करें, आप लोगों को यही काम करना, चारों बहुविकल्पीय प्रश्न अपने मन से करने हैं। इसके बाद आ गया ख वाला है, तो आप देखिए एक लाइन का कम से कम गैप छोड़िए। एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे आप डालिए कि प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप पास हो जाओगे। मेन है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले का ख है, इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से करोगे अंडरलाइन, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक अपर्दाहारी है, ठीक है। तो अपर्दाहारी इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वो आपका केचुआ। केचुआ जो अपर्दाहारी के श्रेणी में आता है। तो ख का पहला सही है, तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दिया है प्रश्न उत्तर पहले का ख। ख का पहला सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे डालोगे पहला वाला ऑप्शन। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? केंचुआ, तो आप डालोगे केंचुआ। अब देखिए आप एक चीज नोटिस करिए कि 2 ऑप्शन अब तक पहला ही सही हुआ है, ए वाला, ठीक है। या तो पहला सही होगा तो तीसरा, सबसे ज्यादा यही सही होते हैं 90% केस में देखा जाए तो। इसके बाद अगला प्रश्न तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डालिए प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग। पहले का ग है तो आप लिखोगे पहले का ग, और इसके नीचे स्केल की सहायता से क्या करोगे?
अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में क्या है, अच्छा लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार का वाहक माना जाता है। ठीक है, तो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से? वो आपका एडिस। क्या है? एडिस। देखिए ग का तीसरा, मैंने कहा ना कि पहला वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा सही होता है। ठीक है, तो एडीज है, तो आप यहाँ लिखोगे तीसरा सही है, तो आप लिखोगे तीसरा एडिस, तो यहाँ पे लिखोगे एडिस। इसके बाद सही का निशान यहाँ पे लगा दीजिएगा। एक प्रश्न और बचा है चौथा, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न उत्तर संख्या हो जाएगा पहले का घ, तो आप लिखोगे पहले का घ। इसके बाद इसके नीचे भी स्केल की सहायता से आप करोगे अंडरलाइन ताकि दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे। ये सारी चीजें आपको करना है। ठीक है, पहले का घ वाला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहले का घ क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो आपका एंडोन्यूक्लियस। दूसरा वाला इसका सही है। तो देखिए तीन चार ऑप्शन था, चार क्वेश्चन था, चारों में से सिर्फ चौथे वाले प्रश्न का उत्तर सिर्फ दूसरा हुआ है, नहीं तो आपका तीन प्रश्न का पहला और तीसरा हुआ है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चार में से देखिए बस एक गलत होगा, तीन आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैंने अब तक बिल्कुल सही सही आंसर बताया, तो ट्रिक यही काम करना है। जो ट्रिक मैंने बताया उसी ट्रिक को फॉलो आपको करना है। कम से कम चार में से तीन तो सही हो जाएगा। अब आएगी बारी आप लोगों का खंड पर। अब यहां से मैं सारी चीजें ट्रिक आपको बताऊंगा। अब आएगा आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें सारा का सारा ट्रिक काम करेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न तो आप लिखोगे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगा, चाहे कि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि यहाँ से आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न किया हुआ है। इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है। ठीक है, मैं स्केल ले लेता हूँ, मैं सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, यही ट्रिक आप लोगों को इस्तेमाल करके जाना है। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का प्रश्न उत्तर संख्या। देखिए दूसरे का क। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क स्टार्ट है। अब देखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क क्या है, कह रहा है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक नंबर के लिए प्रश्न है, तो दूसरे का क है, तो आप डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। अब इसका ट्रिक समझिए कि कौन सा इसमें दिमाग लगाएंगे अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे का क वाला प्रश्न इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न यह था कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम नहीं, मैं सही आंसर बता दूं, सर्टोली कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी कोशिका होती है? सर्टोली कोशिका होती है। अब ट्रिक समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसका ट्रिक क्या है। अगर आपको नहीं मालूम है कि सर्टोली कोशिकाएं होंगी तब क्या करेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए किसी भी कोशिकाओं का अगर आपको नाम मालूम है, किसी भी कोशिकाओं का अगर आपको नाम मालूम है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। किसी भी कोशिकाओं का अगर नाम मालूम है तो यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चों कमेंट आएगा सर हम लोगों को कोशिकाओं का नाम मालूम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप यही कर दीजिए पॉलीमेरेज, देखिए ये जो ऑप्शन है इसी का भर दीजिए। ठीक है, नहीं तो न्यूक्लियस भर रहा है इसको भर दीजिए, या एनोफिलीज आपको दिख रहा है यही वाला ऑप्शन में लिख दीजिए। इसका आंसर कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख दीजिए। सही आंसर तो सर्टोली कोशिका होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आएगा तो मैंने अब तीन चार ऑप्शन बता दिया है, वही चीज यहाँ पे फिलअप कर दिया, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यह काम आपको करना है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, तो यहाँ पे पहले हेडिंग बनाएंगे एक लाइन छोड़कर कि प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख है, तो आप लिखोगे दूसरे का ख। इसके नीचे स्केल की सहायता से क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अब देखिए यह क्या है, दूसरे का ख वाला प्रश्न क्या पूछा हुआ है मेरे ख्याल से। देखिए पूछा है कि एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए, फुल फॉर्म पूछा हुआ है मेरे प्यार चो। ठीक है, आधे आधे नंबर के हिसाब से एक नंबर मिलेगा। देखिए फुल फॉर्म का ट्रिक आपको बताता हूँ, कोई भी फुल फॉर्म आ जाए मेरे प्यार बच्चों। देखिए पहला है आपका एमटीपी का फुल फॉर्म, तो अगर इसका रियल फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम जो होता है रियल, वो होता है आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी, यह मेरे प्यारों चो इसका नाम होता है जिसे हम लोग गर्भपात कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपका दिमाग काम करेगा कि सर अगर नहीं मालूम रहेगा तब क्या करेंगे। अब देखिए
कोई भी फुल फॉर्म नाम लिख रही है, कोई भी फुल फॉर्म, तो यहां से बस इतना याद रखिए कि एम से पहला लेटर स्टार्ट होना चाहिए, एम से पहला लेटर स्टार्ट होना चाहिए, बाद में आप कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह टी का अगर मालूम है, जैसे टी का टर्मिनेशन है, तो यहाँ पे टी का फुल फॉर्म लिख लो तो टी आगे लिख दो, बाकी इसमें कुछ भी आगे जोड़ के एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर पी से है तो पी का पहला अक्षर पी होना चाहिए, बाद में कोई भी आप मीनिंगफुल अर्थ आगे कुछ भी जोड़ के बना लीजिए, ये आपका फुल फॉर्म का ट्रिक होता है। वैसे रियल में तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही होगा। इसी तरह देखिए, अगर आपको पूछे जिफ्ट, पूछा था ना कि जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, अगर रियल देखें तो इसका होगा जाइगोट। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, जाइगोट। आई से होगा इंटरफेलोपियन, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इंटरफेलोपियन, फेलोपियन, ठीक है, फेलोपियन। और टी से होगा मेरे प्यार बच्चों ट्रांसफर, ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए, जे से जाइगोट, आई से हो गया इंट्रा, एफ से फेलोपियन और टी से ट्रांसफर, ठीक है। इसका मतलब होता है जाइगोट इंट्रोफेलियन ट्रांसफर। आप देखो, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कि इसका फुल फॉर्म कैसे लिखें, तो आप पहला अक्षर जेड लिखें, इसके बाद मेरे प्यार जो कुछ भी आप जोड़ दीजिए इसके आगे, आपको नंबर मिल जाएगा। आई से लिखना है तो आई लिख दीजिए, आई के बाद कुछ भी आप वर्ड जोड़ दीजिए। इसी तरह आपका एफ है तो पहला अक्षर एफ होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी आप वर्ड जोड़ दीजिए। इसी तरह टी है तो टी जोड़ दीजिए, आगे कुछ भी आप वर्ड जोड़ दीजिए। ये आपका फुल फॉर्म का ट्रिक होता है। अगर नहीं आता है तो सबसे बेहतरीन तरीका है नंबर उठाने का यही, फुल फॉर्म के लिए अगर बताऊं तो आपको। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न उत्तर दूसरे का ग। यहाँ लिखेंगे अगली हेडिंग डाल के, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग क्या है उसको देखिए, इसके नीचे स्केल के साथ अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरे का ग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की इकाई मेरे प्यारे बच्चों वैसे जीन होती है। क्या होता है, जीन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जीन होगा। लेकिन आपको तो मालूम है ना कि जीन ही होगा, ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, जीन होती है। अगर आपको नहीं मालूम हो मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या करोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर नहीं मालूम है तो देखिए आपके पास ऑप्शन है। आनुवंशिकता की इकाई पूछा है ना कि आनुवंशिकता इकाई क्या है, तो आप लाइगेज बता दीजिए कि आनुवंशिकता की इकाई लाइगेज होता है, या आनुवंशिकता की इकाई एंट्रोन्यूक्लियेज होता है, या आनुवंशिकता की इकाई एक्सोन्यूक्लियेज होता है, या आनुवंशिकता की इकाई पॉलीमरेज होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, इधर भी ऑप्शन दिए गए, कोई भी एक ऑप्शन उठाकर आई इसके जगह पे आंसर लिख दीजिए। वैसे रियल आंसर तो यही होगा आप लोगों का, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन होता है। नहीं मालूम है तो यही दिमाग आपको लगाना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर दूसरे का घ है, तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ। पेज भर गया है तो इधर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ है तो आप लिखोगे दूसरे का घ, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। अब देखिए दूसरे का घ वाला प्रश्न क्या है, बोला है कि आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडान त्रिक होते हैं। तो आनुवंशिक कूट में अगर हम कोडान की बात करें तो 64 कोडान होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 64 कोडान होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी वर्ड लिख दीजिए। 64 नहीं मालूम है तो आप 32 लिख दीजिए। कोई भी अंक अगर आपको मालूम है तो यहाँ लिख दीजिए, 32 लिख दीजिए, आप 52 लिख दीजिए, आप 44 कोडान लिख सकते हैं, आप 77 कोडान लिख सकते हैं। नहीं मालूम तो यही ना काम करोगे, कोई भी आप संख्या लिख दो उसके आगे कोडान लिख दो। वैसे रियल आंसर तो आपका 64 कोडान ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका हड़ा वाला कि वाहित मल क्या है। अब मेरे प्यारों से देखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ड़ है, तो आप देखिए वाहित मल का आंसर कैसे आप लिखोगे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ड़ है तो आप लिखोगे दूसरे का ड़, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। अब दूसरे का ड़ है, पूछा है कि वाहित मल क्या है। तो वाहित मल क्या है, तो आप सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए कि वाहित मल, ठीक है। इसके बाद इसको हेडिंग बना लीजिए कि वाहित मल क्या है, ठीक है। देखिए वाहित मल तो वो होता है कि वाहित मल वो अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है, ठीक है। पाचन तंत्र से जो बाहर निकलता है उसको वाहित मल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरह बनाकर कि वाहित मल उसे कहते हैं, वाहित मल उसे कहते हैं जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है, जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है। लो भाई आंसर बन गया। इस तरह आप बना के मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो, ठीक है। बाहर निकलता है, आंसर हो गया आपका कंप्लीट। एक एक नंबर का तो एक एक दो दो लाइन का ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय संख्या पहला,
ठीक है, जो कि 2-2 नंबर के लिए प्रश्न है। उसका आंसर कैसे दोगे देखो, अब आ गया लघु उत्तरीय संख्या फर्स्ट, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना लघु उत्तरीय संख्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट डाल दीजिए, और प्रश्न उत्तर तीसरा का क है तो आप डालोगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क है तो आप लिखोगे तीसरे का क, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क बोला है क्या, मैं दिखाता हूं आपको। बोला है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अफीम क्या है, ये किस पौधे से प्राप्त होता है, तो सब दोनों चीज आपको लिखना पड़ेगा कि अफीम क्या है। तो सबसे पहले आप डालोगे अफीम, ठीक है, और अफीम के बारे में आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। सबको मालूम है कि अफीम जो एक प्राकृतिक पौधा होता है, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ होता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और अफीम जो होगा अफीम के पौधे से ही प्राप्त होगा, ये बात तो आपको भी मालूम है। तो आप लिख देना ऐसे कि अफीम, ऐसे आप बना के लिख सकते हो कि अफीम एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, जो किस पौधे से प्राप्त होता है, अफीम के पौधे से, जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो, प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि अफीम जो होता है, जैसे इस पौधे के फल से ऐसे लिख सकते हो दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, जिसे हम लोग काटते हैं, उसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसे हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग अफीम कहते हैं। आगे लिख दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि इस पौधे के फल से दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलता है। जो बोल रहा हूँ आप लिख दीजिएगा इसी तरह बनाकर, सफेद तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग सुखवाते हैं या उसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद वो अफीम में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफीम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अब इसी तरफ सारे प्रश्नों का मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जवाब आपको देना है इसी तरह। कोई भी प्रश्न आ जाए, मैं त्रिगुत्रीय प्रश्न एक ले लेता हूं, उसको आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे ये दे दिया आप लोगों का, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। देखिए प्रश्न उत्तर 9 है, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 9, यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। प्रश्न उत्तर संख्या 9 है, क्या बोला है, मेंडल के प्रभाविता के नियम ना, तो यहाँ सबसे पहले आपका हेडिंग होना चाहिए कि मेंडल के प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, तो यहाँ पर डाल लीजिए मेंडल के प्रभाविता का नियम। ये हो गया आप लोगों का मेन हेडिंग। क्लियर है। अब इसमें आप लोगों को लिखना है मेंडल के बारे में, तो आप लोग लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों कि ऐसे उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मेंडल के नियम के अनुसार जैसे हम लोग शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराते हैं, जाहिर सी बात है कि मेंडल ने संकरण कराने के बाद ही इसमें पता लगाया था, तो आप लिख दीजिएगा शुद्ध बीजों के साथ संकरण कराया जाता है, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अपने में बनाकर आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा, बनाकर आप इस सेंटेंस को क्या कर दीजिएगा मेरे प्यार, जो पूरा कर दीजिएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा कि इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है, बस नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे के जितने भी प्रश्न, आप कितना बताऊं, बहुत सारा प्रश्न मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखिए अंतर पूछा है ना, जैसे यहाँ बोला है कि प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए, तो एक साइड आपका हेडिंग होना चाहिए प्लाज्मिक डीएनए और एक साइड आपका हेडिंग होना चाहिए गुणसूत्रीय डीएनए होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें अंतर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक में लिखेंगे कि कोई चीज उपस्थित है, तो एक में लिखेंगे उसकी कोई चीज उपस्थित नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए इसमें लिखते हैं कि एक छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से पाए जाते थे, इसमें लिख दीजिएगा कि अगर ये छोटा है तो लिख दीजिएगा कि ये बड़ा, कि एक बड़ा रैखिक डीएनए अणु होता है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसमें स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लीजिएगा कि कुछ बैक्टीरिया कुछ यूरिकोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लीजिएगा इसमें प्रोकैरियोटिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को अंतर, इसमें पाया जाता है तो इसमें नहीं पाया जाता। अगर 3 इसमें अगर आपने लिख दिया कोई भी,
सेंटेंस बनाकर, तो इसमें तीनों आसान हो जाएगा। इसमें नहीं नहीं का प्रयोग करके इसमें पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। इस तरफ सेंटेंस करके अंतर आप दे सकते हो। जैसे इसमें भी एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर पूछा है, तो इसमें भी आप अंतर उसी तरह दे दीजिएगा। जैसे इसमें डीएनए अणु के सिरों के न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है, और ये जो होता है डीएनए अणु के भीतर विशेष स्थानों पर न्यूक्लियोटाइड को काटता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डीएनए के अंत से न्यूक्लियोटाइड्स हटाता है, और इसमें होता है डीएनए अणु के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स हटाता है। तो ये अंत में या बीच में, ऐसे ऐसे आप सेंटेंस बना के मेरे प्यार को लिख देना। इसके बाद आप लोग जैसे निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, जीवन की उत्पत्ति क्या है, हेडिंग बना के जीवन की उत्पत्ति के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेशियन जिसे आदिमानव कहते हैं उसकी हेडिंग डालिएगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। संक्रामक रोग क्या होते हैं, उससे संक्रामक रोग के बारे में बहुत जानकारी आप लोगों को। डार्नीवात क्या है, हेडिंग बनाते रहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहिए। बस ये आप लोगों का हो गया पेपर। इसी तरह सारे पेपरों को जवाब आप दे सकते हो। जैसे मनुष्य के जड़ तंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। तो नर जनन तंत्र का एक पहले सचित्र वर्णन बना दीजिए, और उसी सचित्र वर्णन जो बनाएंगे उसका नाम प्रदर्शित कर दीजिए, और एक एक नाम को लिखकर उसके बारे में कुछ ना कुछ हेडिंग बना के उसके कार्य के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में लिखते चले जाइए। अब मेरे प्यारों से ये पेपर जो हुआ संपूर्ण रूप से हो गया कंप्लीट। ये अगर ट्रिक आप लगा दोगे, ठीक है, तो 70 में मेरे प्यारों 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गया है मेरे प्यार। आसानी से आप ला सकते हो, बिल्कुल बिना पढ़े पेपर से ही आप ला सकते हो, पेपर से बनाकर लिख के आप ला सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।